Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 3, Politics of Plant Development. Here is the 9th video of this chapter. In this video, we will try to end the chapter and we will start the topic later developments. Let's start our topic. Later developments. The story of development in India took a significant turn from the end of the 1960s. यानी कि 1960s के एंड तक आते आते हमारा जो डेवलपमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा एक स्टेप्स थे, उनमें एक मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. चेंजेस, फ्यू आर पॉजिटिव एंड फ्यू आर नेगेटिव. यू विल स्टडी in chapter number 5 how after Nehru's death the Congress system encountered the डिफ़िकल्टीज. क्योंकि जो नेहरू के साथ जो हमारा सपोर्ट था कि भैया नेहरू जी हैं तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, नेहरू जी हैं तो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रांग है, स्टेबलाइज है, वो सब चीज़ें हमें अलग अलग तरीके से काउंटर करने लगी जब नेहरू जी की डेथ हो गई. इंदिरा गांधी एमर्ज्ड एज अ पॉपुलर लीडर. ऑल्दो नेहरू के बाद शास्त्री जी ने पूरा सिचुएशन संभाला, बट शास्त्री जी लंबे समय तक सर्व नहीं कर पाए नेशन को, तो इंदिरा गांधी ने उनकी पोस्ट ली. She decided to further strengthen the role of the state in controlling and directing the economy. उन्होंने अलग अलग स्टेप्स लिए जिसकी हेल्प से इकोनॉमी को कंट्रोल भी किया जा सके और उसको स्ट्रेंथन भी किया जा सके, और जिसमें से एक स्टेप अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है. The period from the 1967 onwards witnessed many new restrictions on the private industries. क्योंकि इंदिरा गांधी सो कॉल्ड लेफ्टीज आइडियोलॉजी के साथ चलती थी और उन्होंने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कई सारे पॉलिसीज ऐसे बनाए जो कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट ओनर्स हैं या प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हैवी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए गए. सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, ही नेशनलाइज द 14 प्राइवेट बैंक्स. यानी कि उन्होंने 14 बैंकों को सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमिनेंस में लेकर आ गए. ये टॉपिक बेटा हम बाद में दोबारा भी पढ़ेंगे. द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मेनी प्रो पुअर प्रोग्राम्स. पॉवर्टी को हटाने के लिए कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसमें गरीबी हटाओ एक सबसे इम्पोर्टेंट उनका स्लोगन रहा, जिसके साथ वो सिस्टम में आई. दीज चेंजेस वर अकम्पनीड बाय द आइडियोलॉजिकल टिल टूवर्ड्स द सोशलिस्ट पॉलिसी. यानी कि पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर जो एक मिडल पाथ है हम उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर आने के बाद वी आर मोर टूवर्ड्स द सोशलिस्ट प्रोग्राम्स और द सोशलिस्ट पॉलिसीज. This emphasize generated a heated debate within the country among the political parties and also among the experts. Heated debate का मतलब क्या है, जब इंदिरा गांधी आ रही हैं तो हम लोग मिडल पाथ से एक सोशलिस्ट पॉलिसी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे, तो लोगों ने उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट, उसे क्रिटिसाइज करते हुए बहुत सारे स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट कर दिए, जिससे बहुत ज़्यादा डिबेट कंट्री में, कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने स्टार्ट किए. However, the consensus for the state-led economic development did not last forever. Planning did continue, but its silence was significantly reduced. यानी कि कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली, कुछ हद तक एक अच्छा ग्रोथ भी हमें देखने को मिला और कुछ हद तक ज़्यादातर नहीं भी हुआ. Between 1950s to 1980s, the Indian economy grew a sluggish का मतलब है बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चलना, लाइक कछुए की चाल काइंड ऑफ, पर एनम यानी कि हर साल 3 से 3.5% तक इम्प्रूवमेंट होता था. इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग inefficiency and corruption in some public sectors enterprises and not so positive role of the bureaucratic in the economic development. क्योंकि ज़्यादा रोल गवर्नमेंट प्ले नहीं कर रही थी. रोल तो प्ले करना तब शुरू किया जब इंदिरा गांधी सिस्टम में आई और एकदम से वो सारी चीज़ें हमें बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे. देन द पब्लिक ओपिनियन in the country lost the faith in initially placed in many of these institutions. क्योंकि कहने के लिए पब्लिक सेक्टर्स बनाए गए और पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर लोगों के लिए, भले के लिए ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे, तो इसलिए लोगों का जो एक होप है, सपोर्ट है, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया. Such lack of public faith led the policy makers reduce the importance of the state in India's economy from the 1980s ऑनवर्ड्स. और धीरे धीरे करके 1980s के बाद जो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का एक कंट्रोल था या गवर्नमेंट का एक सपोर्ट या उसमें जो इनिशिएटिव्स लिया करते थे, वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया.
वी शैल लुक इनटू इट इन द स्टोरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक। जब हम लोग रिसेंट ईयर डेवलपमेंट्स वाला लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं तब हम इस टॉपिक को दोबारा स्टडी करते हैं। एक कार्टून है बेटा हमारे सामने, यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर लाइक असेंडिंग, सून वी विल हैव अबव द हंगर एंड वांट, मीनवाइल हैव अ लिटिल स्नैक। यानी कि एक आशा दिखाई जा रही है गरीब जनता को कि भाई हम जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। मतलब क्या ना कि एक ऐसी यूटोपिया में, एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में लोगों को ले जाने की कोशिश की जा रही थी कि भैया हम जल्दी ही इन सब चीज़ों से ओवरकम कर लेंगे, तो आप हमारा साथ दें। कुछ ऐसा जिसमें ज़्यादातर जो नेहरू जी हैं वो गरीब जनता को बहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े बेनिफिट्स अब लीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे और हम ये जो गरीबी है या भुखमरी है इससे बाहर निकल जाएंगे। हम लोग बेटा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं प्लान डेवलपमेंट या कहीं ना कहीं हम लोग प्लानिंग कमीशन के रोल के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। और हमें एक चेंज जो कि हमने देखा 2015 के टाइम पीरियड से, जब सो कॉल्ड हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया बाय नीति आयोग। और नीति आयोग पर्टिकुलरली क्या है, इसका रिप्लेसमेंट क्यों आया और हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। एक पर्टिकुलर न्यू टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड ऑन किया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग एक न्यू प्रोग्राम है या फिर हम ये कह सकते हैं एक नया अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम लोग सिस्टम में कुछ हद तक बदलाव लाने का एक स्टेप नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उससे लिया गया है। अगर हम लोग नीति आयोग की बात करें और नीति की फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज़ लाइक अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म है जो कि आपको लर्न करना ज़रूरी है। 2015 में इसे सेटअप किया गया। और नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें, अगर बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाएं, तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है और जो हमारा नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेसिक डिफरेंस देखें तो ये क्या कहता है कि हम टॉप टू डाउन अप्रोच रखते हैं। यानी कि प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेगी, कुछ लोग मिलकर डिसाइड करेंगे और उसे पूरे नेशन पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। एक ये चीज़। नीति आयोग बिल्कुल इसके अपोजिट है और वो ज़्यादा सोशलिस्ट मॉडल को अपने साथ रखता है और वो ये कहता है कि हम टॉप टू डाउन नहीं, हम डाउन टू टॉप अप्रोच पर चल रहे हैं। डाउन टू टॉप अप्रोच का मतलब क्या है कि हम ग्रास रूट लेवल से इनिशिएटिव्स या ग्रास रूट लेवल से कहीं ना कहीं बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि ग्रास रूट लेवल पर भी डेवलपमेंट हो और वहाँ से डेवलपमेंट की शुरुआत हो, ठीक है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होगा पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा, एक कम रोल या फिर एक मैनेजिंग का रोल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग उन पॉइंट्स को स्टडी करें जो कि सीबीएसई ने कहे हैं स्टडी करने के लिए, तो लेट्स स्टडी द टॉपिक। आफ्टर इंडिपेंडेंस अ प्लानिंग कमीशन based on a socialist model was formed for the planned development of the India। आज़ादी के बाद हमने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन के एक एरा में एंटर कर रहे हैं स्पेशली इन 21st सेंचुरी, इट वाज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इररेलेवेंट। आज के समय में माना जा रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन जिस ऑब्जेक्टिव के साथ जिस तरीके से काम कर रहा था तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। एंड पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ कॉपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ द डेवलपमेंट, और स्पेसिफिकली जो चैलेंजेस हम लोग आज के समय में फेस कर रहे हैं उससे ओवरकम करने के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा। तो हेंस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने नीति आयोग मतलब बेसिकली ये कहा कि हम प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर देंगे, ये स्टेटमेंट दिया और नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस करने के लिए काम किया गया, शुरुआत कर दी गई और 1 जनवरी 2015 को रिप्लेसमेंट के साथ नीति आयोग को स्टैब्लिश कर दिया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइजेस टू द यूनियन गवर्नमेंट,
जैसे कि बेसिकली अगर आप प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लानिंग कमीशन एक सजेशन देने वाली बॉडी थी और इसके साथ साथ फंड्स प्रोवाइड करने वाली बॉडी, यानी कि पैसा भी वही देंगे, सलाह भी वही देंगे, कुछ हद तक ऐसा। नीति आयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है ना थिंक टैंक, यानी कि सोचेगी, विचार करेगी और सजेशंस देगी। पैसा कैसे लेना है, कब लेना है, इसके बारे में उसका कोई रोल नहीं है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ सोचना। और रिगार्डिंग द सेंटर इन द स्टेट, और जो प्लानिंग कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के बारे में सोचता है। आपका जो नीति आयोग है वो सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंक्लूडिंग लोकल लेवल तक जाके वो पार्टिसिपेशन की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करता है, जो कि कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन में मिस आउट हो रहा था। अगर हम लोग नीति आयोग की बात करें तो हमेशा जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा चेयरमैन होगा, और जो वाइस चेयरमैन होंगे वो आपके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट इज टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट of the national security and the economic policy and to prepare the strategic and long term framework of the policy and program, नीति आयोग acts as a think tank, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, think tank of the union government, यानी कि एक सोचने के लिए एक जगह है, एक ग्रुप है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए सोचने विचारने का काम करता है और उसे ये बताता है कि स्टेट लेवल पर क्या करना है, लोकल लेवल पर क्या करना है, सेंटर लेवल पर इकोनॉमी के लिए क्या प्रोजेक्ट्स को लेकर आने की जरूरत है। इसके बाद बाय अडॉप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर जाने की बात करते हैं, जिसके लिए गांधीयन प्रिंसिपल हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले, क्योंकि गांधी का तो प्रिंसिपल यही था कि आप लोग बॉटम टू अप अप्रोच लेके जाओ, डाउन टू टॉप अप्रोच लेके जाओ, ये गांधी का प्रिंसिपल है जिसे अब ज्यादा लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नीति आयोग एक्ट्स इन अ स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि फेडरलिज्म कहने के लिए नहीं है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हम लोग फेडरलिज्म से मतलब यही समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, हम लोग ये मानते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिर्फ पेन और पेपर पर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रियलिटी में, और एक कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लेवल पर, स्टेट के लिए, लोकल के लिए, हर एक लेवल पर आपका एक कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, एज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री। क्योंकि प्लानिंग कमीशन में कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी, कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी, ना ही आपके सीएम के लिए, ना ही वहाँ के मिनिस्टर्स के लिए, ना ही गवर्नर के लिए, बट नीति आयोग में स्पेसिफिकली जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमें ये बताता है कि वहाँ पर आपके पास अगर पीएम साहब हैं तो पीएम साहब के साथ सेंटर लेवल पर अगर पीएम साहब है तो लोकल या फिर स्टेट लेवल से आपके पास सीएम साहब भी हैं और यूनियन टेरिटरी से आपके गवर्नर्स भी हैं, तो आप स्टेट लेवल से भी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो, और अलग अलग एक्सपर्टीज आप सिर्फ सेंटर लेवल पर या फिर दिल्ली के कुछ 2-4 लोगों को इकट्ठा करके पॉलिसी नहीं बना रहे, आप ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग इकोनॉमिस्ट को, अलग अलग पीएचडी स्कॉलर्स को भी इनवाइट कर रहे हो, ताकि आप वो सिस्टम में रहकर किस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं ये सब चीज़ें हमें बताएं। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे किया गया, क्यों किया गया, रीजंस क्या थे, इन सब के बारे में हमने समझा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।